ओके, जिसके डाउट्स है प्लीज डू रेज योर हैंड्स, डायरेक्टली मैं अनम्यूट करूंगा फिर। आर्यमन सिंह, वेदांत, इशिका, शिक्षा, शिवम। ओके परफेक्ट। हेलो वेदांत। हाँ वेदांत बताओ, व्हाट एग्जैक्टली वाज इट? सर मेरा दो क्वेश्चन है और कुछ डाउट्स है। डाउट्स पूछो पहले फटाफट यार। सर सर पहला डाउट है सर, जो AR देसाई में कॉलोनियल फेज में आपने अभी अभी बताया कि ट्रेडिशन जो है उसका रूट हमेशा इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में में होगा। होगा, हाँ। तो वो रूट्स जो है वो प्री कॉलोनियल पीरियड से भी वो मानते हैं क्या? यस यस, वो रूट्स ट्रेडिशन, चाहे वो हरप्पन सिविलाइजेशन, मैं जस्ट यूज कर रहा हूँ, या वैदिक पीरियड की हो या सुल्तानेट की हो, कोई भी ट्रेडिशन जो इंडियन ट्रेडिशन होता क्या है, सर्टन सेट ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज विच हैव बीन पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो ट्रेडिशन ऐसा नहीं है कि कॉलोनियल ट्रेडिशन की बात कर रहा है, एनी ट्रेडिशन। अब ये डिवाइड क्यों किया गया है, क्योंकि ये उनकी राइटिंग्स कॉलोनियल टाइम में जब एनालिसिस मिलती है उस टाइम में बोलते हैं। सो एनी ट्रेडिशन वी आर टॉकिंग अबाउट, अकॉर्डिंग टू देसाई, द रूट्स ऑफ ट्रेडिशन लाइज इन इकोनॉमिक्स। सो हियर इट इज नॉट अबाउट एनी कॉलोनी, कोई भी ट्रेडिशन, एंशियंट हो, प्रेजेंट हो, या कोई सी भी आने वाली हो चाहे। Yes. And my second doubt is theoretical pluralism का मतलब क्या है सर? थियोरिटिकल प्लूरलिज्म का मतलब होता है a particular scholar is not rigidly, adamantly sticking to only a particular theoretical or intellectual approach, rather he mixes or combines multiple approaches. किसी भी एक स्टैंड से कनेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना। एम एन श्रीनिवास अगर हम ले, एम एन श्रीनिवास इंडोलॉजी से भी क्लोज में आते हैं व्हेन ही गिव्स इंपॉर्टेंस टू कल्चर। एम एन श्रीनिवास फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट भी रखते हैं व्हेन ही टॉक्स अबाउट डाउरी एज मॉडर्न सती। एम एन श्रीनिवास मार्क्सिस्ट से भी क्लोज में आते हैं व्हेन ही टॉक्स अबाउट सेक्युलर हायरार्की डिटरमाइंस रिचुअल हायरार्की इन द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। ये हो गया थियोरिटिकल प्लूरलिज्म। अ पर्सन कैन नॉट बी रिजिडली आइडेंटिफाइड ओनली विद अ सिंगल थियोरिटिकल ओरिएंटेशन। Yes sir. Okay. ठीक है। जी सर, अभी मेरा दो क्वेश्चन है सर। बोल सर। एक First क्वेश्चन, question कोई is, सी एक क्वेश्चन रीड कर दो यार, okay sir. ठीक है ना। Discuss the methodologies of GS Khore. आपने ठीक है, so हाँ बताओ। read करो sir. Okay. When a Eurocentric approach of understanding the Indian society. Hello. बताओ बताओ, पढ़ो। When the Eurocentric approach of understanding the Indian society was prevalent, G.S. Khore brought a new perspective to study the India. For that, purpose, G.S. Khore adopted different methodologies, but he was more tilted towards Indological approach. From the writings of G.S. Khore, we can divide the methodologies into two types, primary as well as secondary. Under primary method, he followed actual process where he studied the ancient texts and scriptures of Hindu culture and compared the past with present. परफेक्ट। According to him, Indian culture was Hindu culture and Hindu culture is diffused from the Brahmanical culture. Kind of sense, Khore, on his opinion on culture, stressed upon the diffusionist approach, where he opined that caste being a culture of Indian society originated in the northern land and diffused throughout the country. परफेक्ट। Kind of sense. However, as a secondary methodology in the study of police of Maharashtra and in his book, The Sex Habit of Middle Class People in India, इन बॉम्बे, इन बॉम्बे, इन बॉम्बे, इन बॉम्बे, नॉट इंडिया। sorry, Bombay, yes, sir, Bombay, हाँ। he adopted village study. अरे Through his village study, व्हाट विलेज स्टडी, बॉम्बे इज अ विलेज। methodology, ही अडॉप्टेड फील्ड स्टडी, सर्वे किया उन्होंने क्वेश्चनर के थ्रू। yes, sir, yes. ये थोड़ा उटपटांग हो जाएगा उधर, ठीक है ना।
जी। करेक्ट करना हाँ. Though his field studies do not fulfill the criteria for studying a field, but because of his wide range of knowledge, he proposed an outstanding understanding regarding the topic he chose to study. Again, paragraph says, hence we can conclude that Ghore single-handedly done the ethnographic study of the entire India as highlighted by M.N. Srinivas. However, though he is not dogmatic towards the methodologies, but due to his ideological biasness, he was more focused on historical method over the other methodologies. परफेक्ट कंक्लूजन, बहुत सॉलिड था. बिकॉज ये आपने सीधा सीधा घूरे का एक स्टेटमेंट है वो लिख दिया उधर. वेरी गुड. घूरेज मेथडोलॉजीज आर मल्टीपल. बस मेरा सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि आपने हिस्टोरिकल मेथड नहीं मेंशन किया इधर. आपने कंपैरेटिव मेथड नहीं मेंशन किया इधर. चलो आपने डिफ्यूजन किया, गुड. आपने इंडोलॉजी किया, गुड. जब इंडोलॉजी कर रहे हो तो ये दो मेंशन कर दो ना उधर. Because Indological study cannot be undertaken without these two methods. Indology is more over an approach, an ideology, a theory. These are the methodologies which are followed by Indologist. Mention करो. Diffusionist किया, very good. Normally people do not write that. Diffusionist, इंडोलॉजी में ये दो मेथड्स करो. और सबसे अच्छी चीज मुझे उसमें लगी, आपने इनका कोलिस ऑफ महाराष्ट्र का भी एक एग्जांपल डाला और बताया कि देखो ऑल दो इसका एक टिल्ट नहीं था, बट इन्होंने कहीं ना कहीं एक मेथड पे रिजिडली स्टैंड नहीं किया, मल्टीपल अप्रोचेस यूज किए, बट प्राइमरीली कहीं ना कहीं हमेशा इन मेथड्स पे ज्यादा एम्फसाइज किया इन्होंने. एंड हेंस वी कैन से दैट गुरेज राइटिंग कैन बी, इफ नॉट कैन नॉट बी कॉल्ड एज truly theoretical plural in nature, sorry, methodological plural in nature, but certainly it can be considered that Gure did not largely stick to a particular method. He was a discrete butterfly which flew from one topic to another and which from one method to another. ये भी statement लिख सकते थे आप. Yes sir, yes sir. Yes sir. एक और लास्ट डाउट है मेरा सर. हाँ. डिफ्यूजनिस्ट जो अप्रोच है वो सर जब मतलब जैसे कि खपास को स्टडी करते हैं ये जीएस घुरे, तो वो एंशिएंट स्क्रिप्चर को पहले मतलब रीड करके उसके रिगार्डिंग वो कुछ ओपिनियन देते हैं. वही है, वही ओपिनियन पे देते हैं वो. हाँ, तो वो सर डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच और मतलब हिस्टोरिकल अप्रोच में बहुत ज्यादा तो डिफरेंस नहीं हुआ ना. मतलब वो वहां से कंटेंट उठा के इसमें इसके थ्रू वो मतलब उस पे एक्सप्लेन. हाँ, लेकिन वो डिफ्यूजनिस्ट वाला स्टैंड लेते हैं ना, इवोल्यूशनरी वाला तो नहीं लेते हैं ना. लेकिन ओके अप्रोच तो डिफ्यूजनिस्ट ही रहेगी ना. कि कैसे आर्यन आते हैं नॉर्दर्न इंडिया में सेटल होते हैं, फिर वो धीरे धीरे साउथ में जाते हैं, तो वो कास्ट साथ में लेके चले जाते हैं, ऐसा कहने का मतलब. यस, थैंक यू सर. ठीक है, नेक्स्ट गाइस. बहुत लोगों को अनम्यूट किया हुआ, थोड़ा जल्दी. हेलो, हु इज दिस? इशिका. ओके, हाँ सर, मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि हाउ टेक्नोलॉजी बी कंसीडर्ड एज बिगेस्ट लेवलर अकॉर्डिंग टू पित्रोदा. ओके, टेक्नोलॉजी लेवलर क्यों है, मतलब इसमें डाउट क्या है, मेरे को ये नहीं समझ में आया. तो कैसे टेक्नोलॉजी एक बिगेस्ट लेवलर की तरह एक मतलब वो समझ नहीं आया. इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का नाम सुना है? सब राइट. इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से जब आप सर्विसेज लेते हो, क्या आपकी आइडेंटिटी पता चलती है किसी को? नो सर. आइडेंटिटी मतलब नाम वाम नहीं, जात, कुछ ऐसी चीजें. नो. क्या आपका एथनिक आइडियोलॉजी या लैंग्वेज, कुछ इस तरीके से चीजों को पता कर सकते हैं वो लोग? नो सर. आपके फूड पैटर्न्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं. मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं हम देखते हैं एवरीबडी वुड गेट एन इक्वल एक्सेस irrespective of their ideologies and identities. ठीक है. सेकंड, क्या टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी के अंदर कैपेसिटी है टू डिस्क्रिमिनेट? यस सर. है क्या टेक्नोलॉजी के अंदर कैपेसिटी है क्या? नो सर. वो हाउ टू यूज हम उसमें. तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के अंदर आप चाहे आपके चाचा विधायक हो, पिताजी पीएम हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है वो नहीं देगा आपको एक्सेस. यस सर. टेक्नोलॉजी इसलिए सबसे बड़ा लेवलर है. दूसरी चीज, क्या इसी टेक्नोलॉजी से हम यूनिवर्सल सर्विसेज इंश्योर करा सकते हैं? यस सर.
सबको सर्विसेज भी दे सकता है, डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म कर सकता है, साथ ही साथ में यही टेक्नोलॉजी लोगों को एम्पावर भी कर सकता है बाय मेकिंग देम मच मोर अवेयर। इसलिए नेशनल नॉलेज कमीशन को हेड करने वाले सैम पित्रोदा बोलते हैं टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट लेवलर। जहां तक याद है मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, एक और स्टेटमेंट रघुराम राजन का भी इसी कॉन्टेक्स्ट में था, आफ्टर डेथ टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट लेवलर, ऐसा पूरा स्टेटमेंट था जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है सर, वन लास्ट डाउट सर, एन ओकले ने कुछ बताया था कि एलिएनेटेड समथिंग, तो मुझे उसका स्टेटमेंट समझ में नहीं आया कि एन ओकले बोलना क्या चाहता है, एटलीस्ट मतलब बोलना alienated क्या base पे। चाहती है फीमेल, ठीक है। हाँ सॉरी। नहीं अभी तो सॉरी चलेगा, वहां पे मिस्टेक हो जाती है, ब्लंडर होता है ये एक्चुअली। अब इन्होंने सर एक छोटा सा डाउट था कि जो स्कॉलर्स के नेम होते हैं उसमें ही शी में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जरूरी है मेंशन करना, छोड़ नहीं, दे। जेंडर न्यूट्रल टर्म यूज कर लो ना फिर। एन ओकले ओपाइंस दैट, आप शी और ही लिखो ही मत फिर उधर, अगर आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन है तो। ओके सर। समझ गए। अब इन्होंने घर का मतलब घर का इन द सेंस बहुत सारी वुमेन जो घर में काम कर रही थी उनके ऊपर रिसर्च किया, स्टडी की उनकी स्टडी करने के बाद उन्हें यह पता चला कि ये जो हाउस वर्क है, दोज वुमेन्स हु आर इन्वॉल्वड इन हाउस वर्क दे फील मोर एलिनेटेड। तो ये इनका एक रिसर्च था जिसकी ऑब्वियसली बहुत बड़ी फाइंडिंग है, बट अगर मैं एक एसेंस में बोलूं, एन ओकले largely conducted a research and advocated that the housework is mainly responsible for alienation among the women who are working within the sphere of within their private spheres. क्यों हो जाता है? Because इस housework के कारण the women are not having the capacity to largely enhance their skills, build their interactions, और इसके कारण ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एलिनेट फील करने लगती है। ये इनका लेकिन ये तुम्हें इधर कहां पे क्या कनेक्ट करना है यहाँ पे सडनली एन ओकले कहां से आ गया? वो सर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस पे मैं अच्छा साइंस और टेक्नोलॉजी, यस टेक्नोलॉजी ये खत्म कर देगी। अच्छा उस कंटेक्स्ट में टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है? कमोडिफिकेशन ऑफ हाउस वर्क कर रही है। अब जब टेक्नोलॉजी के कारण जब काम जल्दी होने लगेगा, फटाफट होने लगेगा, तो होगा ये कि वुमेन्स वुड नाउ गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एनहांस देयर स्किल्स, टू पार्टिसिपेट, टू लुक फॉर रिक्रिएशन। एलिनेशन को ये डिक्रीज कर रहा है टेक्नोलॉजी, हाँ एलिनेशन को नहीं, या फिर सुनो, टेक्नोलॉजी वुड डिक्रीज एन ओकले हाउसवर्क लीड्स टू एलिनेशन। इनका किस्सा यहीं पे खत्म है, ठीक है। हमने इसको यूज किया है एज एन एग्जाम्पल टू प्रूव टेक्नोलॉजी एलिनेशन कैसे डिक्रीज करता है, इसको मैंने इधर यूज किया है। एन ओकले ये नहीं बोल रही है टेक्नोलॉजी कम कर देगी इसे, इन्होंने बोला इससे ये हो रहा है। एन ओकले यूज किया है यस नहीं एन ओकले को टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में यूज किया हमने, ये बताते हुए कि देखो हाउस वर्क से एलिनेशन हो रहा है, ये मैडम बोल रही है। अब अगर टेक्नोलॉजी आती है तो इस मैडम के पास में टाइम मिलेगा अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए, और जो कारण था एलिनेशन का वो खत्म हो जाएगा। देयरफॉर टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन ओवरकमिंग द एलिनेशन ऑफ द वुमेन हु आर वर्किंग विद इन द प्राइवेट स्फीयर्स। तो ये ये नहीं बोल रही है टेक्नोलॉजी। ओके सर, ओके थैंक यू सर। हाँ नेक्स्ट शिक्षा सर। शिक्षा बताओ। सर ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क आपने करवाया था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, सर उसमें जो उनके फीचर्स हैं सोसाइटी के, वही सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क में अप्लाई हो रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि अलग क्या है दोनों में, फीचर्स में और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। नो जैसे उसमें लिखा आपने एक सेकंड डिवीजन ऑफ लेबर, एक सेकंड आराम समझ गया सर। वैसे ही है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क में भी मैन वीमेन। अच्छा बोलूं, वॉइस आ रही है? जी सर। ठीक। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क सिलेबस बोल रहा है 3 सोसाइटी में तुम्हें देखना है, राइट? जी। आपको स्लेव में देखना है, आपको फ्यूडल में देखना है, आपको इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट में देखना है। हमने क्या किया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक समाज में, मान लो अब मैं आपको पूछ रहा हूं, शिक्षा आप आंसर दोगे, मान लो ये इंडिया एक सोसाइटी है, मैं भूल जाता हूं कौन से लेवल पे है, ठीक? इंडिया में
वर्क को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, कुछ बता सकते हो? सर रूल्स के हिसाब से और कैपेबिलिटीज के हिसाब से। एक सेकंड मैं लिखते जा रहा हूँ। लॉस के हिसाब से, कैपेबिलिटी मतलब टैलेंट, मान लो टैलेंट के हिसाब से। जी सर, कुछ कल्चरल इम्पैक्ट्स भी होते जैसे हैं। जैसे जैसे बनिया है तो बिजनेस में ज्यादा हो रहे हैं। मतलब कुछ फैमिली बैकग्राउंड भी हो सकता है, एथनिसिटी, फैमिली बैकग्राउंड, राइट? जी लेकिन कभी आपने ये सुना है कि मोहरत के हिसाब से भी काम ऑर्गेनाइज किया जाता है? यस सर। ठीक है, बस सिर्फ सुनते जाओ। कभी आपने इंडिया में ये भी देखा है कि जात के हिसाब से भी ऑर्गेनाइज किया जाता है? यस सर। कभी आपने ये देखा है कि पैसे के हिसाब से भी ऑर्गेनाइज किया जाता है? पैसा तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, राइट? यस सर। कभी आपने ये देखा है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी वर्क ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है? कैसे ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है, चाहे वो घर में कर लो या बाहर कर लो। अभी अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि टेक्नोलॉजी आने से कैसे वर्क ऑर्गेनाइजेशन घर का चेंज हो सकता है, कमोडिफिकेशन ऑफ हाउस वर्क हो सकता है, यस राइट? सर। वर्क ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कभी आपने ये भी देखा है कि वर्क ऑर्गेनाइजेशन लॉज, रूल्स और गवर्नमेंट ऑर्डर्स के बेसिस पे भी ऑर्गेनाइज किया जाता है? 2 अक्टूबर की छुट्टी रहेगी पूरी इंडिया में, 15 अगस्त की छुट्टी रहेगी, खोलोगे तो फाइन लगेगा, कुछ ऐसा है? यस सर। वर्क ऑर्गेनाइजेशन और भी बेसिस पे किया जा सकता है, जैसे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स, ज्योग्राफी क्या बोल रही है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली वर्क ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। जैसे ह्यूमिड एरिया के अंदर हम देखते हैं कुछ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज नहीं की जाती है, वो पेरिशेबल कमोडिटी खराब हो सकती है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। पॉसिबल है ना? जी सर। आपने क्या देखा इंडिया में, क्या क्या तरीके हैं जिसके बेसिस पे वर्क ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, राइट? राइट। आपको जो मैंने समझाया था, कुछ 8 से 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे, कैपिटल, डिवीजन ऑफ लेबर, कल्चर, स्ट्रैटिफिकेशन, इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें। यस सर। ये क्राइटेरिया इधर लिखे मैंने, और इन क्राइटेरियाज के इन्फ्लुएंस वर्क ऑर्गेनाइजेशन स्लेव में क्या है, फ्यूडल में क्या है, इसमें क्या है, हमने एक ही डायग्राम में उतार के देखा था, राइट? राइट। तो आपको लिखना क्या है, आपको क्राइटेरिया नहीं लिखना है। मान लो कल क्वेश्चन आ जाए, डिस्कस द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन स्लेव सोसाइटी, तो बताओगे in every society the work is an important aspect. The act of production is the first act of mankind is the act of production. The work in every society is not just influenced by the economic factors but is equally influenced by the social traditional values, customs and belief systems. In slave society the work is influenced, the work organization is influenced in the following manner. Stratification exist नहीं करता तो वर्क ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो रहा है? कैपिटल कल्चर डिफाइन करता है तो उसके कारण वर्क ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है? ये क्राइटेरियाज है और उसके बेसिस पे एक्सप्लेनेशन है। तो यू वुड नॉट बी राइटिंग दिस, यू वुड बी राइटिंग हाउ दिस क्राइटेरिया इन्फ्लुएंसेस वर्क ऑर्गेनाइजेशन हियर। स्ट्रैटिफिकेशन इधर कैसा है, कैपिटल इधर कैसी है, डिवीजन ऑफ लेबर इधर कैसा है, और उसके कारण वर्क कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब समझ में आया पॉइंट क्या है उधर? यस सर। हाँ। ये क्राइटेरिया सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए है कि ये सारे फीचर्स में से 5 फीचर याद रह गए, इनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स इधर कैसा है, जो मैंने टेबल में अलग से लिखा है, आपने लिखा है। यस सर। ये क्राइटेरिया जब इधर ऐसा है तो वर्क ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ये बताओ। सर तो आंसर में पहले क्राइटेरिया मेंशन करेंगे, उसके बाद वो किस तरह से वर्क को इम्पैक्ट कर रहा है। आंसर में पहले बताओगे स्लेव सोसाइटी के अंदर भाई पावर ऐसा होता है, रिलीजन ऐसी होती है, रिलीजन के कारण वर्क ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से हंटिंग और गैदरिंग हो रही है, या इस तरीके से प्रिमिटिव है, या स्ट्रैटिफिकेशन ऐसा है तो डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये लिखोगे उधर। ओके सर, एक छोटा सा डाउट और है। हाँ सर जो फंक्शनलिस्ट होते हैं वो हर एक जो सोसाइटी में चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको बताते हैं कि वो फंक्शनल है सोसाइटी की। परफेक्ट, यस। सर जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट होते हैं वो हर एक स्ट्रक्चर को फंक्शनल बताते हैं या फिर कुछ मतलब डिफरेंस है? फंक्शनलिस्ट, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट, पहला सिंपल वाला डिफरेंस बता रहा हूँ, यू माइट बी नोइंग इट बट लिखना जरूर कभी आए तो। ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी में ओरिजिन करता है, ये सोशियोलॉजी में प्योरली ओरिजिन करता है। पहला चीज हमेशा याद रखना, ठीक? अब फंक्शनलिस्ट जो है वो फंक्शंस पे फोकस करते हैं, ये स्ट्रक्चर्स
और फंक्शंस दोनों पे फोकस करते हैं। ये फंक्शंस के हिसाब से स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, याद है ना, पार्सन्स फंक्शंस पढ़ते हैं उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बताते हैं, राइट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रक्चर फंक्शनिस्ट जो होंगे वो स्ट्रक्चर और फंक्शंस को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। ऐसा नहीं है वो फंक्शन से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, नहीं, दोनों को बराबर लेके चलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, ये स्टेटस को पे एम्फसाइज करते हैं, चेंज के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, ये सोशल चेंज को फोकस में रख के पढ़ाई करते हैं। ये है इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर फंक्शनिस्ट एंड फंक्शनलिज्म। क्लियर? और अगर एक माइक्रो पर्सपेक्टिव, एक और जस्ट बताऊं तो ये लोग साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हैं, ये लोग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे स्ट्रिक करते हैं प्योरली अगर जाओगे तो। क्वालिटेटिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि इधर भी मल्टीपल मेथड्स है, प्राइमरी मेथड ये होता है इनका। हेलो सर, स्ट्रक्चर्स वही है ना जो, हेलो हाँ, स्ट्रक्चर्स वही है ना, हाँ, स्ट्रक्चर्स क्या है सर, जो मतलब इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन, या मतलब सर इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है कि स्ट्रक्चर्स किसको डिफाइन कर रहे हैं, Structures. क्योंकि कल्चर और स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन हो रहा है कि किसको स्ट्रक्चर मान के, क्योंकि जो अभी वर्ना सिस्टम है उसको कल्चर मान के चल रहे हैं, और जो नहीं, education- वर्ना सिस्टम अब अलग चीज हो गई क्योंकि कास्ट को कुछ लोगों ने स्ट्रक्चर माना है, कुछ लोगों ने कल्चर माना है। वर्ना सिस्टम में ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा आपको, क्यों? इसका कोई कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं अब आपको एक एग्जांपल बताता हूं। रिलीजियन इज अ स्ट्रक्चर, रिलीजियस रिचुअल्स, रिलीजियस वैल्यूज इज अ कल्चर। इनका सेपरेशन नहीं होगा, आइडेंटिफिकेशन क्लियर होता है। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? दोज प्रैक्टिसेस which have been institutionalized in society over a period of time, के ओवरऑल एक सोसाइटी में वो प्रैक्टिसेस वेल एस्टैब्लिश हो चुकी है, वो स्ट्रक्चर बन जाते हैं उस सोसाइटी के। तो इंडिया में डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर है, रिलीजन स्ट्रक्चर है, एजुकेशन स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि ये वो वैल्यूज है जो इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है सिस्टम के अंदर। अब एग्जांपल से समझना, लिव इन रिलेशनशिप्स जो है अभी तक स्ट्रक्चर्स नहीं है क्योंकि वेल एस्टैब्लिश नहीं है ये प्रैक्टिसेस। मैरिज जो है वो एक स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर, इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर। समझ में आया? अब एक सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो समाज में कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस होता है किसी को भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स द कल्चर बिकम्स वन ऑफ द प्राइमरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जैसे लुई डुमो बोलते हैं कास्ट को बनाने के लिए रिलीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हेलो, Yes, sir, सुन रहे हैं। समझ में आया? कल्चर रेफर्स टू दो सेट ऑफ वैल्यूज विच हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कल्चर वैरी कर सकता है, स्ट्रक्चर वैरी नहीं करेगा। क्यों? स्ट्रक्चर मोर और लेस यूनिफॉर्मली एस्टैब्लिश हो जाता है उस सोसाइटी में क्योंकि ज्यादातर लोग उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। तो इंडिया में जो स्ट्रक्चर है वो वैरी नहीं करेगा। अगर मैं इंडियन सोसाइटी देखूं तो कल्चर वैरी करता रहेगा। Okay, sir. Thank you. ठीक है, नेक्स्ट गाइस। Afternoon, sir. हेलो, Good afternoon, sir. गुड Shivam here. आफ्टरनून। शुभम, शुभम राइट? Shivam. शिवम, हाँ बताओ। Sir, a question, sir. Functionalist or Marx, which theory is more relevant in understanding the relation? एक सेकंड यार, थोड़ा धीरे से। फंक्शनलिस्ट, Functionalist or Marx, which theory is more relevant in understanding the religion in present times? बताओ। पूछना है या रीड करना है? Read करना. हाँ, As per functional understanding of religion, religion acts as an integrating force for the society. It helps in difficult times and provides peace or solace. As per Karl Marx, religion is dysfunctional as it generates false class consciousness among the workers and becomes the reason for their oppression by bourgeoisie. Functionalist theory is more relevant in the present times as for Malinowski, religion gives the strength in stressful times and
particular rituals is associated with it. In the present times, people have good understanding of their situation and religion has become a personal phenomenon, not like earlier where church used to give all the explanations. The growing number of temple, church and mosque signifies that people in the contemporary time as well have faith in the religion. The new sects and cults of different religions has also proved that religion still acts as a force of integration. As for Marx, which advocated that after coming of communism, religion will fall to its death, has not happened till now. Criminal completely answer. Although there are some dysfunction of religion as well in the present times in the form of conflict, but largely we see religion is still relevant in the contemporary times. ओके पहली चीज आपने उधर लिखा है कि रिलीजन फॉल कर जाएगी कम्युनिज्म आने के कारण, लेकिन वो हुआ नहीं। कम्युनिज्म आया कहाँ पे? सोशलिज्म लिखा है। सोशलिज्म लिखा आपने? कम्युनिज्म लिखा है। तो फिर वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया ना, बिकॉज कम्युनिज्म अभी तक आया नहीं है जो मार्क्स ने बोला। तो वो जब आया नहीं है, फॉल हुई है, पहले ही रिजेक्ट कर दें तो थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट दैट्स ओके, माइन्यूट मिस्टेक, बट बी वेरी केयरफुल विद दिस। अब पॉइंट ये है कि शिवम आपने फंक्शनलिस्ट थियरी पहले लिखी, बाद में मार्क्सिस्ट थियरी लिखी। कौन कौन फंक्शनलिस्ट दे रहे हैं ये थियरी? कौन से फंक्शनलिस्ट रिलीजन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं? ओके वो आपने लिखा है, लेकिन मेलिनोव्स्की प्योरली फंक्शनलिस्ट नहीं है, वो एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है मोर और लेस। आपको एटलीस्ट थोड़ा सा लिखना चाहिए था कि इमाइल डरखाइम ही लिख देते, टालकट पार्सन से लिख देते, थोड़ा सा लिखो। और टालकट पार्सन चलो अगर आपको नहीं भी याद है, इमाइल डरखाइम तो याद रह ही जाएगा, उसका पूरा थियरी पढ़ा है आपने। मार्क्सिस्ट आपने ओपियम फॉर मासर्स, ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन को जस्टिफाई कर रहा है, क्यों डेप्थ में क्यों नहीं लिखी? आप रेलेवेंस पे ज्यादा फोकस कर रहे थे इस आंसर में, मुझे ऐसा लग रहा है। इनका थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बेहतर हो सकता है आंसर के अंदर। आपने जो दिया है वो क्रक्स है, इतना छोटा नहीं लिखना है। 20 मार्कर का क्वेश्चन आएगा जिस दिन आएगा, बिकॉज 10 मार्क में तो इसको कंप्लीट करना पॉसिबल मेरे को नहीं लगता टेक्निकली होगा, बट फिर भी थोड़ा इसको एक्सपैंड करो। अब आगे आते हैं। आपने स्टैंड लिया है कि फंक्शनलिस्ट जो है ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि आज भी रिलीजन कहीं ना कहीं इंटीग्रेटिंग फोर्स है। ठीक है, अगर आपके आंसर में जाऊं, मुझे कोई ब्लंडर तो नहीं दिखा, कोई मिस्टेक ऐसा सच नहीं दिखी, वो सिर्फ कम्युनिज्म को छोड़ दूं तो। पर थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा यहाँ पे। ऐसी थियरीज जब आती है तो कोई भी स्टैंड जब लेना पड़े, मैंने आपको बार बार एक चीज समझाई है सबको। पहले आप समाज की कंडीशन देखो। दोनों थियरी एक्सप्लेन करने के बाद में आप ये लिखो कि किस तरीके से प्रेजेंट सिचुएशन क्या कह रही है। व्हाट इज द सिनेरियो इन द प्रेजेंट कॉन्टेम्पररी सोसाइटी, बी दैट ऑफ इंडिया और बी दैट ऑफ वेस्ट। सिचुएशन है क्या? मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स का रूट हम देख रहे हैं रिलीजन में है। ये किसी की आइडियोलॉजी से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन रिलीजन जीनोसेंट्रिसिज्म या फिर एथनिक क्लिंजिंग से लेके, रिवाइवलिज्म से लेके, फंडामेंटलिज्म से लेके, कम्युनलिज्म से लेके, हर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक हाथ रिलीजन का दिखाई दे रहा है हमें। आगे मल्टीपल रिलीजन्स वर्ल्ड के अंदर चल रही है, कोई सिंगल रिलीजन का एक डोमिनेशन नहीं है। देयर आर प्लूरलिज्म व्हिच इज प्रेजेंट, देयरफॉर मल्टीपल रिलीजन्स आर प्रेजेंट इन एनी सोसाइटी टुडे। अब अगर ये दो ब्रॉड क्राइटेरिया मैं आज की सोसाइटी का रिलीजन से कनेक्ट करके लेके चलूं, फंक्शनलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी विथ रेस्पेक्ट टू रिलीजन are both extreme ideologies, both are marred by their respective ideological biasness. When the functionalists like Talcott Parson, Emile Durkheim, and to a greater extent Malinowski opines that religion plays a functional role which not only integrates the society but it also largely helps in overcoming the situation of crisis in day-to-day life.
Marxist, on the other hand, is of the opinion that since religion lies in the superstructure, the ideology propagated by religion would largely be protecting the ideologies or positions of dominant class in society, and hence, according to Marx, religion is dysfunctional for the society as it thwarts the revolution, reduces true class consciousness, propagates false class consciousness by justifying the oppression of the oppressed sections. Taking a stand with respect to any of these two approaches would be extreme in nature. But however, in comparison between, when a comparison is made between both, the functional theory of religion today is deficient in, मैं दूसरा stand ले रहा हूं, the functionalist theory of religion is deficient in explaining the role of religion in contemporary time. As a majority of the conflicts which are present in the society today are radiating from religion or misinterpretation of religion as such. Henceforth, in contemporary time, the Marxian thought of religion looks much more prominent as the Marxian thought indicates that the religion controls the mindsets of the people in the society, and in contemporary time it is clearly evident that the Marxian understanding of religion controlling the minds of the people is well established, as people are today more guided by their religious values and ethos than guided by their secular belief systems. मैंने नेगेटिव नहीं लिखा मार्क्स का, इधर एक्सप्लॉइट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ला रहा है, मैंने ये पहले ही बता दिया. मैंने ये बताया कि मार्क्स के रिलीजन का एसेंस ये है कि रिलीजन हमेशा लोगों को रियलिटी से चेक नहीं करवाएगा, हमेशा हिडन रखेगा एक्सप्लॉयटेशन, हमेशा लोगों के कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करके रखेगा. और आज दुनिया में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि रिलीजन कंट्रोल्स द कॉन्शियसनेस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. मैंने फंक्शनलिस्ट का स्टैंड क्यों नहीं लिया? रिलीजन इज ऑलवेज फंक्शनल. आज डिसफंक्शंस रिलीजन के ज्यादा उभर के सामने आ रहे हैं, वेदर बी दैट ऑफ बिकॉज ऑफ पॉलिटिसाइजेशन और बी दैट बिकॉज ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यूज ऑफ रिलीजन सिस्टम्स देमसेल्व्स. बट अगेन, आप चाहो फंक्शनलिस्ट ले सकते हो. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आज मार्क्सिज्म ज्यादा रेलेवेंट है अगर रिलीजन को मॉडर्न सोसाइटी में स्टडी करना है, बिकॉज रिलीजन इंटीग्रेट अगर कर रहा है तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन को कर रहा है, ओवरऑल सोसाइटी में नहीं कर रहा है. The relevance of functionalist theory of religion at the best exists in explaining personal day-to-day crises can be overcome by religion. But if at the level of society the relevance of religion has to be understood, then the Marxian understanding of religion is more pronounced, more empirical, and has more evidences to substantiate its stand. शिवम, ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes. एक आपकी और मेरी लाइफ में शायद फंक्शनलिस्ट थियरी ज्यादा बेहतर है, हमें कहीं ना कहीं पीस देती है, सुकून देती है. लेकिन एक समाज में अगर हम देखें तो सुकून से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट लेके आ रही है रिलीजन आज दुनिया के अंदर. Yes, sir. शिवम, क्लियर है? Yes, sir. Sir, एक और क्वेश्चन में डाउट बता. हाँ, बताओ. सर, जैसे एक क्वेश्चन था, does idea of caste census seen in the news is against the idea of modernity? Does idea of caste census Which is seen in the news is is against the idea of modernity? against modernity? तुम बताओ, आज के क्लास में आंसर है इसका. Yes, sir. I think it is against. मॉडर्निटी क्या है? Modernity is the modern values, Like? tradition को, मतलब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट. ओके. सर, एक इंस्टीट्यूशनल मॉडर्निटी होता है. नहीं, मतलब आपके नजरिए में मॉडर्निटी क्या होता है? वैल्यूज आपने कुछ बोली, क्या वैल्यूज? मतलब आज जो ये सेकुलर वैल्यूज का प्रोपगेशन. सेक्युलर वैल्यूज, ठीक है, ओके. ये मॉडर्निटी है, ये मॉडर्निटी है. तो आपको लग रहा है कास्ट सेंसस इस मॉडर्निटी के खिलाफ खड़ा है, राइट? चलो, मैं 2-3 चीजें बोल रहा हूं, ध्यान से समझना. क्या मॉडर्निटी ट्रेडिशन के अगेंस्ट होती है? नॉट एग्जैक्टली. अगर नॉट एग्जैक्टली है तो यहां तक अभी रिलेशनशिप डायरेक्टली यस और नो तो नहीं कह जा सकती कि कास्ट सेंसस करते ही मॉडर्निटी नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता, राइट? बिकॉज मॉडर्निटी इज नॉट अगेंस्ट द ट्रेडिशन. अब आगे सुनते हैं.
कास्ट सेंसस का पर्पस क्या बताया जा रहा है? व्हाई पीपल आर बेंट ऑन कंडक्टिंग कास्ट सेंसस, चाहे वो बिहार का हो चाहे ऑल इंडिया का हो, क्यों करना चाह रहा है? टू नो द नंबर्स, जहां पे एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रिफॉर्म किया जा सकता है, राइट? अब अगर ये देखें तो क्या ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज लॉजिक पे बेस्ड है? हाँ भाई, लॉजिक तो सही है इसके पीछे कि यार रिजर्वेशन को रिफॉर्म करना है क्योंकि रिजर्वेशन काम नहीं कर रही है। अगर कास्ट सेंसस लॉजिक पे बेस्ड है तो आपको नहीं लगता कि लॉजिक के बेस्ड होने के कारण तो ये मॉडर्निटी का खुद एक एग्जांपल है? पॉइंट समझ में आया शिवम? एक दूसरा पॉइंट, अब कास्ट सेंसस करने से कास्ट कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी, राइट? अगर कास्ट कॉन्शियसनेस बढ़ती है तो ट्रेडिशनल वैल्यूज बढ़ जाएगी, मान सकते हैं। अब अगर ट्रेडिशनल वैल्यूज बढ़ती है तो क्या ट्रेडिशनल वैल्यू बढ़ने से हमेशा मॉडर्निटी खत्म हो जाती है क्या? तो फिर आपने ये प्रूव किया कि ट्रेडिशन वैल्यूज भी इंक्रीज हो सकती है, बट इंक्रीज इन द वैल्यूज ऑफ ट्रेडिशन डज नॉट मीन इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग द प्रोसेस ऑफ मॉडर्निटी, राइट? Because modernity is not always antithetical to tradition as opined by Yogendra Singh. Rather than modernity in itself largely is modernity in itself carries the capacity to revitalize the tradition as highlighted by DP Mukherjee. अभी just बोला था मैंने थोड़ा टाइम पहले, right? तो क्या आप इस कास्ट सेंसस से ट्रेडिशनल वैल्यू को रिवाइटलाइज नहीं कर रहे हो, रिफॉर्म नहीं कर रहे हो? और अगर आप रिफॉर्म कर रहे हो तो कैसे मॉडर्निटी के खिलाफ हो गया? मॉडर्निटी के खिलाफ कास्ट सेंसस नहीं है। कास्ट सेंसस से सिर्फ इतना हो सकता है कि कास्ट कॉन्शियसनेस स्ट्रांग हो जाए, बट क्या कास्ट कॉन्शियसनेस स्ट्रांग होने के कारण डेवलपमेंट उन एक्सक्लूडेड सेक्शंस में पहुंच सकता है? फॉर एग्जांपल, दलित कॉन्शियसनेस जब स्ट्रांग हुआ तो क्या दलित का एम्पावरमेंट नहीं हुआ क्या? तो एम्पावरमेंट अगर हुआ तो कहीं ना कहीं वो मॉडर्निटी को प्रोपगेट कर रहा है फिर तो। दूसरी चीज, एक मिनट, लास्ट पॉइंट, कास्ट को एक आइडियोलॉजिकल सिस्टम अगर मान के चले तो कास्ट एक ट्रेडिशनल वैल्यू है जो कभी मॉडर्निटी होने नहीं देगी। कास्ट सेंसस कंडक्ट करके एटलीस्ट हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितनी कास्ट है जो ऊपर उठ चुकी है, राइट? और कास्ट अगर ऊपर उठ सकती है तो कास्ट एक स्ट्रैटिफाइड सिस्टम है, राइट? हायरार्कल नहीं है, फिर चेंज हो सकती है कास्ट। अगर कास्ट स्ट्रैटिफाइड सिस्टम है तो स्ट्रैटिफिकेशन पार्ट होता है मॉडर्निटी का। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो लुई डूमो भी बोल रहे हैं। अब हर जगह हम प्रूव कर सकते हैं कि कास्ट merely conducting a caste census does not mean that it is against the nature of modernity. Rather than the conducting of caste census can also enhance the modernity. आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। M.N. Srinivas in his theory of caste highlighted that there are multiple forms of changes which are taking place in the society. Some are internally Sanskritized, externally Westernized. Some are internally Westernized, externally Sanskritized. Some are both Westernized, some are both Sanskritized. तो कास्ट सेंसस अपने आप में कोई मॉडर्निटी या ट्रेडिशन नहीं है। Caste census is a policy which is legally determined formalistic laws, which in itself is a reflection of modernity, and it can enhance modernity, it can decrease modernity depending upon how the people approach the caste census. तो मैं अगर होता तो स्टैंड लेता कि नहीं, caste census is not against modernity. Caste census is talking about reformation of the caste systems, which in itself is the result of the modernity, reflection of the modernity. मेरे को लग रहा है ये। कोई डाउट था आपका? क्या बोल रहे थे कुछ? मैं बोल रहा था कि जैसे जो कास्ट सेंसस आया है तो इससे कास्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी तो हो सकती है। हाँ, 100% होगी, 100% होगी। लेकिन कास्ट कॉन्फ्लिक्ट का क्या, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट होने का इंडिकेशन क्या होता है? कि लोअर कास्ट जो है अपर कास्ट की डोमिनेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, राइट? और अपर कास्ट की डोमिनेशन में एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं आज मॉडर्न ज्यादा हूं या ट्रेडिशनल ज्यादा हूं? समझ में आया पॉइंट? अगर ट्रेडिशनल होता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता डोमिनेशन उनका। गाइस नेक्स्ट, थैंक यू शिवम। नेक्स्ट गाइस, हेलो आर्यमन, सायन, सृष्टि, हेलो।
हेलो हेलो गाइस, मैंने हेलो हाँ, हुज दिस? हेलो हाँ, नाम क्या है? हेलो, हुज दिस? हेलो, सायन माझी। हेलो, हुज दिस? सायन माझी। सायर, ओके, बताओ। Sir, actually, I have a problem in this understanding or view of India. व्यू ऑफ इंडिया, What are the व्यू, yes, what are the various approaches which हाँ. Yogendra Singh highlighted and study Indian society? तो योगेंद्र सिंह ने 4 अप्रोचेस हाईलाइट किए थे: कॉलोनियल, Nationalist. nationalist, dialectical and liberal. डायलेक्टिकल, लिबरल अप्रोच। इनका खुद का अपना अप्रोच था, वो था मॉडर्नाइजेशन अप्रोच, जो कहीं ना कहीं कभी कभी लिबरल में भी अकोमोडेट किया जा सकता है। कॉलोनियल अप्रोच ये था, अब अगेन सी अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग बोला है। एम एन श्रीनिवास ने टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट बोला, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग वाइसिंग बिकॉज यू आर कंफ्यूज्ड हियर। कॉलोनियल अप्रोच वो अप्रोच था, अब इंडिया एक ही है। कॉलोनियल अप्रोच ने इंडिया को पढ़ना चाहा ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरिंग वेस्ट एज सुप्रीम। वेस्ट को सुप्रीम, हाँ सॉरी, हाँ यूरोसेंट्रिक, यस, वेस्ट को सुप्रीम मान के चले और उसके बेसिस पे सारी की सारी चीजें पढ़ी, तो इंडिया उन्हें हमेशा ऑर्थोडॉक्स लगा, पेसिमिस्टिक लगा। ठीक है, ओके। और इनका कारण भी था, इनको कहीं ना कहीं अपनी सुपीरियरिटी प्रूव करनी थी इन ऑर्डर टू रूल इंडियन सोसाइटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। नेशनलिस्ट वो लोग थे, टी.एन. मदान और ऐसे लोग, जो इनफैक्ट जी.एस. गुरे का लेटर पार्ट, जो इंडिया को पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेलिब्रेटिंग इट्स ओन कल्चर। अपने कल्चर को ही सेलिब्रेट करते थे, सुपीरियर मानते थे। इनफैक्ट वी कैन से एथनोसेंट्रिक इनफैक्ट हियर, कि they consider their culture as supreme. T.N. Madan is a very, very perfectly fit nationalist understanding of Indian society. G.S. Gure भी आप लिख सकते हो, जहां पे वो इंडिया को सुप्रीम मान के चलते हैं, but only the later writings of G.S. Gure, not the initial writings. Dialectical approach is Marxist approach, जहां पे they understand Indian society by going through historical dialectical materialism. कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट्स के बेसिस पे वो इंडियन सोसाइटी को पढ़ते हैं। ए.आर. देसाई और मार्क्सिस्ट इज अ वेरी गुड एग्जांपल, हु अंडरस्टूड इंडियन फ्रॉम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव और इंडियन सोसाइटी फ्रॉम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। लिबरल अप्रोच एंड्रे बेतले के राइटिंग्स में मिलता है, जहां पे दे अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट्स विदाउट मेकिंग एनी dogmatic statements. Caste is dead, caste is class, caste is this. They approach Indian society as it is. They give their viewpoints without establishing any proposition of theirs. Liberal approach to Indian society. एंड्रे बेतले के अप्रोच में आपको लिबरल अप्रोच दिखाई देगा, कोई भी एग्जैक्टनेस की बात नहीं करते हैं ये। ठीक, और अगर योगेंद्र सिंह में लगा दूं तो मॉडर्नाइजेशन अप्रोच, जो मॉडर्निटी को सुपीरियर मान के चलते हैं और ट्रेडिशन की खत्म होने की बात करते हैं, दैट ट्रेडिशन वुड बी रिप्लेस्ड बाय मॉडर्निटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वाई सिंह के खुद की राइटिंग्स में है ये। ओके सर, ठीक है। ओके सर, अनदर क्वेश्चन, डिस्कस मेथोडोलॉजीज फॉलोड बाय इंडोलॉजिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द इंडियन सोसाइटी। अरे अभी तो डिस्कस किया था, कहां पे थे तुम? क्या डाउट है? Sir, actually, I have from science background, so I have problem in this, like अच्छा। for the methodologies. मेथड्स तो पता है ना क्या होता है? व्हाट आर द टेक्निक्स और मेथड्स व्हिच दे हैव यूज्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी। इंडोलॉजिस्ट क्या It's यूज? like context, field view. नहीं, देखो एक चीज, एक होता है थियरी, ठीक है, assumptions and presumptions which you have in your mind कि ऐसा ऐसा है। इस assumptions and presumptions के थ्रू आप जाके कोई भी चीज पढ़ते हो, फैमिली पढ़ते हो, सोसाइटी पढ़ते हो, मैरिज पढ़ते हो, एनी स्कूल पढ़ते हो, वो हो गया आपका सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अब ये जब अपनी आइडियोलॉजी से इस सब्जेक्ट मैटर को पढ़ना है, तो उस सब्जेक्ट मैटर का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना। उस डेटा कलेक्ट करने के लिए कुछ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे तुम्हें, कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी तुम्हें। अब वो मेथड्स क्या है ये देखने हैं। सोशियोलॉजी में ब्रॉडली 2 टाइप के मेथड्स हैं।
क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी, क्वालिटेटिव मेथडोलॉजीज। अब इंडियन सोशियोलॉजी के अंदर इंडोलॉजिस्ट कौन से मेथड यूज करते हैं? अब आपको मैंने बताया था, इफ यू रिमेंबर, इंडोलॉजी जो है हिस्ट्री से निकली हुई है, राइट? yes. अब Ancient text जो नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडोलॉजी केम फ्रॉम हिस्ट्री, वी यूज्ड दिस इन सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग्स, राइट? अब जब हिस्ट्री से निकली है तो हिस्ट्री इज ऑलवेज ए वैल्यू लोडेड डॉक्यूमेंट, राइट? साइंटिफिक नहीं है वो, जिसने जो लिखा है जैसे लिखा उसी को पढ़ रहे हो, बिकॉज वी डोंट नो, वी कैन नॉट वेरीफाई दैट। क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, और क्वांटिफाई किया जा सकता तो वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि ऐसा कुछ हुआ था कि इस बैटल के अंदर, वी कैन नॉट डायरेक्टली से दैट। अब हिस्ट्री से निकला है तो क्वाइट बट ऑब्वियस ये क्वालिटेटिव मेथड्स पे ज्यादा फोकस करेगा। मैं बैकग्राउंड समझा रहा हूं आपको। क्वालिटेटिव मेथड्स क्या होता है? जहां पे आप वैल्यूज को स्टडी करते हो, वैल्यूज को स्पेस देते हो, सिर्फ फैक्ट्स को नहीं देते हो। क्वांटिटेटिव मेथड होता है साइंस का मेथड, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, समझ में आएगा। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट्स होता है, ये वाली चीजें हो गई जहां पे फैक्ट को वैल्यू करते हो, वैल्यूज को नहीं इंपॉर्टेंस देते हो आप। इंडोलॉजिस्ट, ये चीज क्लियर है, हिस्ट्री से निकला है तो वैल्यू बेस्ड स्टडी करने वाला है ये आदमी। अब इंडोलॉजिस्ट इंडिया में कौन से मेथड यूज करते हैं? ancient text, interpretation of ancient text. अरे इंडोलॉजी का जो अप्रोच है वो टेक्स्ट बेस्ड है, Yes. ये इनकी आइडियोलॉजी है, टेक्स्ट को पढ़ना है। अब वो टेक्स्ट को पढ़ते कैसे है वो मेथडोलॉजी है, समझ में आया? Okay. टेक्स्ट इज देयर Okay. सब्जेक्ट मैटर, हाउ टू स्टडी दैट टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को पढ़ते वक्त ये डिफ्यूजनिस्ट मेथड्स यूज करते हैं, ये हिस्टोरिकल मेथड यूज करते हैं, बिकॉज एंशियंट टेक्स्ट ही पढ़ते हैं, सिर्फ मॉडर्न टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं। ये कंपैरेटिव मेथड यूज करते हैं, क्यों? एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ के प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोमिनेंट मेथडोलॉजीज है जो इंडोलॉजिस्ट के राइटिंग्स में आपको दिखाई देता है। बट अगर आप जीएस गुरे की बात करो, ये सब उसके प्राइमरी मेथड है। इसने कुछ और भी मेथड्स यूज किए, जैसे सर्वे मेथड्स भी इन्होंने यूज किए, बॉम्बे के अंदर फील्ड स्टडी भी की। तो जीएस गुरे इंडोलॉजिस्ट जो है, मेजर प्राइमरी मेथड्स ये हैं। सम टाइम ही आल्सो यूज दीज मेथड्स, इसलिए बोला जाता है कि इंडोलॉजी, जीएस गुरे की इंडोलॉजी मल्टीपल मेथड्स यूज करती है, नॉट अ सिंगल मेथड। वहीं पे अगर आप स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट में जाओ तो सिंगल मेथड है, कौन सा? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। Yes. So these are the methodology 1, 2, 3. Do mention this by writing the work Okay. Sex Habits Among the Middle Class in Bombay or Mahadev Kholis of Okay. Maharashtra. Okay, sir. No problem. ठीक है? Okay, sir. Yes. Okay. Anybody else, guys? हेलो Hello. सर, सृष्टि बताओ। सर हेलो। हेलो हाँ सृष्टि बोलो। माइक, एक सेकंड सृष्टि, माइक बहुत पास में है, बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है। हेलो हाँ हेलो। सर, मैं कह रही हूँ टाइमर। अच्छा, थैंक्स। बताओ। सर, जब हमने वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ किया था, हाँ। तो हमने अपनी एक क्लासिफिकेशन करी थी, प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल। हाँ और एक फिर अगले बार में वो एंशिएंट फ्यूडल कैपिटलिस्ट वाली। एज पर सिलेबस। तो मैं हाँ ये पूछना चाहती थी कि इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल, कैपिटलिस्ट स्टेज में ही आएगा ना? इंडस्ट्रियल सोसाइटी जब आप लिखोगे तो इधर लिखोगे कैपिटलिस्टिक सिस्टम, कैपिटलिज्म या कैपिटल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? Yes. पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जब लिखते हैं, ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी रेडिएट करता है बहुत सारी राइटिंग से, जैसे जॉर्ज रिट्जर, एंथनी गिडन्स एक्सेट्रा। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने आपको एंथनी गिडन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए थे कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसे बोली जाती है। कैपिटलिज्म गेट्स ट्रांसफॉर्म टू पोस्ट स्कैरसिटी सिस्टम, पोस्ट स्कैरसिटी सिस्टम। Industries get transferred to democratization. पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर कैपिटलिज्म इज प्रेजेंट
but capitalistic characteristics which are dominated by solid modernity, मतलब इधर industries है, इधर IT industries है. Difference ये लिखना है तुम्हें. Technological driven, but the technology here is focusing on producing products. Technological driven, but technology here is focusing on producing codes. समझ में आया? प्रोडक्ट नहीं बन रहा है अब यहाँ पे, कोडिंग हो रही है या फिर ये सारी चीजें डेवलप हो रही है. ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सिस्टम है जो हमने सिर्फ इसलिए किया कि कभी अगर पोस्ट इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल पे आ जाए, या फिर चेंजिंग मोड्स, चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क विद इन कैपिटलिज्म. ये पुराने कैपिटलिज्म में कैसे था, आज नए कैपिटलिज्म में कैसा है. मतलब अगर ये क्वेश्चन है हाँ. चेंजिंग वर्क ऑर्गेनाइजेशन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तो Yes. इसमें ये वाली तब ये लिखना है तुम्हें. यस, तब इधर से ही आंसर आएगा कि the capitalism today in itself has changed. Earlier when the organization of work in capitalism was centered around producing a product, today the capitalism exists, but the nature of capitalism has changed to welfare capitalism, and the nature of product have shifted from commodity to symbols to signs to designs. और सर अब जैसे AI और ML आ रहा है, AIR ML मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, अच्छा अच्छा ठीक है. तो हाँ, तो ये पोस्ट इंडस्ट्रियल का ही पार्ट है. Yes. जैसे कुछ ये पोस्ट इंडस्ट्रियल में ही हम लेके जाएंगे, बिकॉज पोस्ट इंडस्ट्रियल के बाद में कोई सेकेंड इवोल्यूशन अभी तक हम सोशोलॉजिस्ट ने डिस्कस ही नहीं किया है. ओके, अब हाँ, एक चीज की जा सकती है, इसको पोस्ट मॉडर्न बोलूं. अब पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जहां पे पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज आर दो सोसाइटी जहां पे यूनिफॉर्म लॉज नहीं होते, जहां पे थियोरिटिकल लर्निंग पे फोकस होता है, स्किल्स पे फोकस नहीं होता है. तो ये तो अभी तक बनी नहीं है, तो ये वाला कहना उचित नहीं होगा. You would have to put it under post-industrial because the evolution after that has not taken place. Now what comes, what develops, maybe. So artificial intelligence, I will put it under post-industrial societies. और सर अगर यही क्वेश्चन हो चेंजिंग वर्क ऑर्गेनाइजेशन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, हाँ. तो इसमें पहले वो वाली डिस्कशन लिखनी है जिसमें हमने वो टेबल में जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के फीचर्स लिखे थे. हाँ, वो पहले इंट्रोडक्शन में लिखना कि ये पहले थे हमारे कैपिटलिज्म के फीचर, ये पहले के फीचर हैं. अब चेंज क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आया, ब्यूरोक्रेसी कैसे नेटवर्क सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई, कैपिटलिज्म जो स्कैरसिटी हुआ करता था आज पोस्ट स्कैरसिटी सिस्टम है, सबके लिए प्रोडक्शन अवेलेबल है. किस तरीके से जो है सर्विलांस जो है रिप्लेस हो गया डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप से. इंडस्ट्रियलिज्म इज टुडे गेटिंग मच मोर व्हाट यू कॉल्ड एज वेयर द वर्कर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, नॉट जस्ट ओनली इन द मैनेजमेंट बट ऑल्सो इन मैनेजिंग द वेरियस रिसोर्सेस. ये वाले चेंजेस बाद में लिखना. सॉलिड मॉडर्निटी थी, फिक्स्ड इंडस्ट्रीज थी, आज लिक्विड मॉडर्निटी है बॉमन की, जहां पे कोई भी एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है चीजों को करने का. हेलो सर मैंने जब ये लिखा तो मैंने इसे हेलो हाँ हाँ बोलो. हेलो हाँ हेलो. सर मैंने इसको स्ट्रक्चर किया था इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल एंड डिजिटल एज करके. तो अब डिजिटल एज हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा तो है नहीं कि हम कर नहीं सकते हैं. बट अगेन मेरे पास उसके लिए सोशोलॉजिकल रेलेवेंट डेटा नहीं मिलेगा कि उसको किसी ने ऐसा बोला है क्या, इसलिए ओनली दैट रीजन. बिकॉज टेक्नोलॉजी में चेंज आया. फिर हमने एक डायमेंशन लिखा था कैपिटल, कैपिटल मैंने बता दिया कि वर्चुअल करेंसी हो गई. परफेक्ट. तो ऐसे करके काफी डिस्टिंक्शंस मुझे मिल गए थे हर बेसिस पे. इनफैक्ट हर बेसिस पे मैं आपको 2-3 डिस्टिंक्शन बताता हूं, ध्यान से सुनो. अगर आप किसी एक कंपनी को उठाते हो तो आज आप देखते हो कि कैसे द एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के रिलेशनशिप ज्यादा इनफॉर्मल हो चुके हैं, पहले फॉर्मल हुआ करते थे कैपिटलिज्म में. ठीक. हाँ बताओ. हाँ जैसे वो हो गया. फिर इसमें हम ये लिख सकते हैं डिजिटल में कि फिजिकल से अब साइबर स्पेस पे ही शिफ्ट हो गए हैं बिल्कुल. हाँ, फिजिकल स्पेसेस आर रिप्लेसिंग साइबर स्पेसेस. यस 100%. और मतलब ये कैपिटलिज्म में फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट हुआ करता था, कैरियर हुआ करता था. पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ जॉब हुआ करता था, एक ही जॉब के अंदर आज नहीं टिकते हैं लोग. अब आने वाले समय के अंदर हो सकता है ड्यूअल कैरियर हो सकता है, रिटायरमेंट के बाद भी एक कैरियर और है आपका शायद. हाँ, मैं बस ये पूछ रही थी कि कर सकते हैं ना यस, distinction क्यों नहीं कर सकते.
आप एक और अच्छा इवोल्यूशन ही ऐड कर रहे हो वहां पे, डिडक्ट तो कर नहीं रहे हम, ओके ठीक है? थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट गाइस, हेलो, डन, हेलो, ईशा, हाँ ईशा, हेलो, ईशा, हेलो, हेलो, ईशा, यू आर ऑडिबल बट योर वॉइस इज ब्रेकिंग इन बिटवीन। हेलो हाँ, अब यू आर परफेक्टली ऑडिबल, बताओ। सर, आपने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, अकॉर्डिंग टू डरखाम सोसाइटी इज अ सोल ऑफ रिलीजन। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप मेरे को एक बार क्लियर कर दीजिए। और इसमें टोटमिज्म अकॉर्डिंग टू डरखाइम द सोल ऑफ रिलीजन इज, सोसाइटी इज अ सोल ऑफ रिलीजन। कमेंट सोल ऑफ रिलीजन इज सोसाइटी मान ले रहा हूं मैं यहाँ पे। हाँ, तो आपका इमाइल डरखाइम हुआ है चैप्टर? यस सर। ओके, तब भी नहीं हुआ ये आंसर, कोई बात नहीं है। रिलीजन रेफर्स टू वर्शिप ऑफ, नहीं, worship of sacred things. Sacred things are those which are the result to which the collectivity is attached, right? Yes. Collectivity represents society, right? Right. अब if religion is worship of sacred things which are the result of collectivity, by worshipping sacred thing, are we not worshipping society? Hello? Yes sir. Yes sir. So in that case, is not society the soul of religion, represented through sacred things? Yes sir. पक्का? Yes. लेकिन ये आप एक्सप्लेन करने के लिए इमाइल डरखाइम का टोटमिज्म भी लिखना पड़ेगा कि कैसे टोटमिज्म एक सेक्रेड होता है और कैसे ये टोटमिज्म रिजल्ट है कलेक्टिविटी अटैच होने के कारण, और किस तरीके से ये टोटमिज्म एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। हेलो, हेलो, Yes sir. हाँ, समझ में आए पॉइंट? ये पॉइंट लिखना था यहाँ पे। ये टोटमिज्म सिर्फ एलॉबरेशन में एटलीस्ट एग्जांपल के रूप में यूज करना था, आपको एलॉबरेट थोड़ा सा ये करना था। ओके सर, ठीक है सर। ये टोटमिज्म नहीं, मेरे को थोड़ा सा सर इशू आ रहा था कि ये थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दो पॉइंट की टोटमिज्म का। टोटमिज्म नहीं पता आपको, ये क्लियर करना है। ये सर, ये आप क्लियर कर दीजिए। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? सर ये तो पता है कि वर्शिप ऑफ सिंबल है, बट चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। और रिलीजन इज इक्वल टू वर्शिप ऑफ सेक्रेड, यही हम समझ चुके हैं। एक बार म्यूट कर लेना ना ईशा, अब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ, रिलीजन इज वर्शिप ऑफ सेक्रेड। फाइनली सोसाइटी और ये सारी चीजें प्रूव करते हैं, और ये इस चीज को बताने के लिए टोटमिज्म की थियरी देते हैं। अब ये अरुंटा ट्राइब में पढ़ते हैं टोटमिज्म, और बताते हैं कि कैसे टोटमिज्म, ऑब्वियसली जो पहले आपने बोला सिंबल होता है एक पूरे के पूरे क्लैन का, पूरे के पूरे ट्राइब का, इनफैक्ट कैसे ये टोटमिज्म इंडिविजुअल पे भी अगर रिप्रेजेंट होता है टैटूज के फॉर्म के अंदर, ये इंडिविजुअल भी सेक्रेड हो जाता है। कैसे जब ये टोटमिज्म हाउसेस और यूटेंसिल्स के अंदर होता है तो वो हाउसेस और यूटेंसिल्स भी सेक्रेड हो जाते हैं। अब इमाइल डरखाइम बोलते हैं कि ये टोटमिज्म सबसे प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन है, जहां पे ये देखा जाता है by worshipping totem which is the symbol of the entire society, one is not worshipping a particular totem, a particular animal or a particular plant. In a way, a person is worshipping his own society which is collectively represented through the concept of totemic worships totem. अब ये टोटमिक वर्शिप की एग्जांपल देते हैं इस सोसाइटी वर्शिप में। आफ्टर राइटिंग दिस यू शुड बी राइटिंग दिस। टोटमिक वर्शिप के अंदर बताते हैं कि कैसे इस टोटम को जब सैक्रिफाइस किया जाता है तो इस टोटम के सैक्रिफाइस के कारण कलेक्टिविटी जो है रिवाइटलाइज हो जाती है और स्ट्रेंथन हो जाती है द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस।
कि टोटम को सैक्रिफाइस करके, जब अगर सिंपल बोलूं तो जब उसका जो सैक्रिफाइस जो है व्हेन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पीपल, द टोटमिक वर्शिप्स लार्जली एनहांसेस द कलेक्टिविटी, सोशल बैटरी, सोशल ग्लू के जैसे एक्ट करता है वो वर्शिप, अगेन स्ट्रेंथनिंग द कलेक्टिविटी। तो टेक्निकली क्या है, टोटम अपने आप में सेक्रेड होता तो कभी उसे मारा जाता क्या ईशा? हेलो, हेलो सर। अगर टोटम अपने आप में ही सेक्रेड होता तो कभी कोई उसे मार काट सकता था क्या? नहीं सर। टोटम सेक्रेड क्यों हुआ? क्योंकि कलेक्टिविटी अटैच्ड है। अब कलेक्टिविटी अगर मानती है कि टोटम को सैक्रिफाइस करना चाहिए तो वो टोटम भी सैक्रिफाइस कर दिया जाता है। दिस क्लियरली शोज दैट sacred things are sacred not because of their intrinsic qualities but because of the collectivity which is attached. Hence from this Durkheim clearly demonstrates that कि worshipping a particular sacred item does not indicate worship of its quality but it indicates the worship of collectivity, and therefore it can be concluded that Durkheim in his theory of religion shows that the soul of every religion on this world, whether modern or traditional society, is the collectivity. समझ में आया आप? यस सर। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से सुन लो एक चीज, आपको जस्ट एक एक्सप्लेन करने के लिए दिमाग में फिट होना चाहिए, भूल रहे हो आप लोग चीज। लुई डुमो जब पढ़ाऊंगा तो लुई डुमो एक चीज बोलते हैं कि पोल्यूशन एंड प्योरिटी के ऊपर चल रही है पूरी की पूरी इंडियन सोसाइटी। सबको ध्यान से सुनना इसे। उन्होंने बहुत सारी मैट्रिक्सेस दी, उन्होंने बताया कि कैसे सिल्क साड़ी है जो कॉटन साड़ी से ज्यादा प्योर होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली। वो बोलते हैं किसी भी चीज की प्योरिटी कई बार उसकी इंट्रिंसिक क्वालिटी से डिटरमाइन की जाती है, कि कुछ क्वालिटी होती है, कुछ चीजें प्योर मान ली जाती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो पोल्यूटेड है या प्योर है, डिपेंड करता है किस काम के लिए वो यूज की जाती है। तो ईशा एक बात बताओ, अगर मैं सोने का एक ग्लास बना के, ठीक है, हेलो, यस सर। अगर बाथरूम के अंदर रख देता हूं तो वो प्योर माना जाएगा क्या? यस नो सर। क्यों? क्योंकि उसकी जो यूज है वो इम्प्योर चीज के लिए यूज किया जा रहा है। यस। तो purity or impurity sometimes are intrinsically determined, but it is more determined on the basis of to what thing that item is put to an use. वैसा ही कुछ किस्सा यहां पे है। ये जो कलेक्टिविटी है, ये सेक्रेडनेस जो है, ये डिटरमाइन इंट्रिंसिक क्वालिटी से नहीं होती है, ये इसलिए होती है कि सोसाइटी इसको मानती है सेक्रेड। और जब सोसाइटी की वर्शिप है, अब डरखाइम को पूछा जा रहा है नहीं नहीं ये तो आप बनावटी बातें कर रहे हो, तो वो बोलते देखो टोटमिक वर्शिप क्यों हो रही है फिर भाई? अगर टोटम में पावर है और टोटम सेक्रेड है, बिना कलेक्टिविटी के सेक्रेड हो सकता है, तो इसकी सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हैं ये लोग जब इसको धार्मिक मान रहे हैं, सेक्रेड मान रहे हैं? ये बताता है कि ये टोटम सेक्रेड नहीं, टोटम सेक्रेड है लेकिन ये सिर्फ सिंबल है सेक्रेड का, सेक्रेड एक्चुअली कलेक्टिविटी होती है। ये पूरा आंसर था आपका। क्लियर? यस सर प्लीज। Okay, thank you guys. I'll wind up the session today. Tomorrow I'll see you at 1 o'clock. Thank you. Have a nice day.